Hello Lakshant, hope you all are well. Welcome you in this video series presented by your SST teacher Kunal Devgan. So this course is about the summary of standard 10th history NCERT textbook. The name of the book is India and the Contemporary World 2. My objective behind this is I want you to understand history in a holistic manner. As you all know, schools are closed due to the worldwide spread of coronavirus pandemic. So it is an initiative of Lakshya International School Gannor, who want to provide a quality education to the student without compromising with the situation and the future of the student. In this course, I will cover all the important details presented in the book and help you to understand about the world history and the themes of world history. In our first chapter, we will study about the rise of nationalism in Europe. Dear student, my target audience is mainly Lakshya International School students, students of other schools and any individual having interest in the history. Dear student, history is not a monotonous subject. What is the meaning of the monotonous? I will clear you later. I am Kunal Devgan and this is the map of the Europe which I used in our lecture during the explanation. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. For most of the student, history is a monotonous subject. Monotonous means boring, lacking in variety and interest. But we try to make it interesting. In this chapter or in this course, you will be able to understand about how nationalism emerged as a force that changed the political and the mental world of Europe. How the emergence of nation state take place. बच्चों, इस चैप्टर में आपको ये पता लगेगा कि जो नेशनलिज्म है, पहले मैं आपको नेशनलिज्म का मीनिंग बताऊंगा कि नेशनलिज्म क्या है, वो किस तरह एक फोर्स की तरह यूरोप में एमर्ज होता है और उसके एमर्जेंस से पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड है ना यूरोप का, वो चेंज हो जाता है. नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से नेशन स्टेट एमर्जेंस होती है उनकी, और इसकी जो नेशन स्टेट की एमर्जेंस है, हम इसको अलग अलग डाइवर्स प्रोसेसेस देखेंगे जो 19th सेंचुरी में यूरोप में होते हैं, जिसकी वजह से नेशन स्टेट और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की एमर्जेंस होती है बच्चों यूरोप में. इस चैप्टर के ब्रीफ ओवरव्यू में बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. तो पहला टॉपिक है वो है आइडिया, द आइडिया एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. द मेकिंग ऑफ द सेकंड आइडिया है बच्चे वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. जो थर्ड आइडिया है वो है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, द विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन एंड द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. बच्चों, इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स क्लियर करना चाहता हूँ जो वर्ड्स इस चैप्टर में बार बार आएंगे. जैसे नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या है बच्चों? नेशनलिज्म एक तरह की फीलिंग है अपने देश के प्रति बच्चों. उससे प्यार है अपने देश के प्रति, आपको अपने देश के ऊपर गर्व है, ठीक है, या फिर आप अपनी देश के साथ अपनी आइडेंटिटी को, कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हो बच्चों. अपनी आइडेंटिटी आप अपने देश से जोड़ते हो, जैसे हु आर यू, वी आर इंडियन, ठीक है. तो ये एक तरह का नेशनलिज्म, एक तरह का पैट्रोटिज्म है बच्चों. सेकेंड है नेशन स्टेट. नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट का अगर हम नॉर्मली मतलब देखें, इसका मतलब है कंट्री. तो कंट्री, तो नेशन स्टेट का मतलब है बच्चों एक जगह जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं बच्चों, कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, ठीक है, और वो इकट्ठे रह के एक अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बना लेते हैं. उसको कहते हैं बच्चे नेशन स्टेट. जो हमारा थर्ड टॉपिक है या थर्ड पॉइंट है या थर्ड वर्ड है वो है लिबरलिज्म. लिबरलिज्म का लिटरल मीनिंग है बच्चों फ्रीडम, फ्री. जो ये लिबरलिज्म का मीनिंग है, ये या लिबरलिज्म है, ये वर्ड ड्राइव हुआ लिबर से. लिबर का लिटरल मीनिंग होता है फ्री और या फ्रीडम. कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म एक तरह की बच्चों पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ठीक है. ये जो फिलॉसफी है ना, ये ओल्ड ट्रेडिशन कस्टम्स के ऊपर प्रेफर देती है और स्लो चेंज के ऊपर प्रेफर देती है रैदर देन क्विक चेंज. कि ये कहती है कि जो भी चेंज सोसाइटी में आना चाहिए वो स्लोली आना चाहिए, क्विक चेंज नहीं आना चाहिए. ऑटोक्रेसी क्या है? ऑटोक्रेसी एक तरह का सिस्टम है बच्चों गवर्नमेंट का, जिसमें सारी पावर्स एक ही पर्सन के हाथ में होती हैं. वो कौन है? वो मोनार्क भी हो सकता है बच्चों, या कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके हाथ में वो पूरी पावर्स हों, पर वो सारी पावर्स एक ही पर्सन के हाथ में होंगी. इंपीरियलिज्म बच्चे, जब स्टेट, कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट पे ऊपर अटैक करती है, ठीक है, उसको अपने अंदर मिला लेती है, ठीक है, अपनी पावर्स को एक्सटेंड करती है, या फिर दूसरी टेरिटरी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है. तो इस तरह के एक्सटेंशन को, इस तरह के एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी को हम क्या कहते हैं? इंपीरियलिज्म कहते हैं. एलिगरी बच्चों, इसका एक्चुअल मीनिंग आप आगे चैप्टर में समझोगे कि एलिगरी का मतलब क्या है, पर मैं आपको ये समझाता हूँ कि जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है उसको हम किसी पर्सन से और या किसी थिंग से रिलेट करके एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को
या उस एक्सप्रेस आइडिया को हम कहते हैं एलिगरी, या उस चीज़ को हम कहते हैं एलिगरी। एलिगरी के दो मीनिंग होते हैं, वन इज़ लिटरल एंड अदर इज सिम्बॉलिक। डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ लगा आगे आपको इसको अच्छे से आप समझ जाओगे बच्चों। तो ये बच्चों हमारी एक तरह का फ्लो चार्ट है जिसमें मैं आपको चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे पहले जो नेशनलिज्म का आइडिया वो कैसे आता है। जो बच्चों ये नेशनलिज्म का आइडिया आता है ये इंस्पायर्ड होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। किससे इंस्पायर होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसके बाद जब ये आइडिया आ जाता है इसके बारे में बच्चों प्लानिंग होनी शुरू होती है। वो कैसे होती है आप इस चैप्टर में देखोगे। उसके बाद द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप में नेशनलिज्म की फॉर्मेशन होती है बच्चों। उसके बाद नेशनलिज्म की इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन होते हैं बच्चों। तो उस जो जब बहुत सारे रेवोल्यूशन होते हैं उसको हम कहते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन, और वो है 1830 से 1848 बच्चों। उसके बाद इन रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है बच्चों? इन रेवोल्यूशन का रिजल्ट होता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो एंड में हम बात करेंगे बच्चों कंक्लूजन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।